मेरे काल प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार थम्स अप करके अपना रिस्पांस जरूर दें कि क्या आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही है, मैं अच्छे से दिख रही हूँ। अगर सब कुछ ओके है तो बच्चे एक बार थम्स अप कर दीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं, आज आपका हिस्ट्री का डेमो 3 यानी कि लास्ट डेमो है। कल से बच्चे ये क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। आज आपका डेमो का भी लास्ट डे है। और क्योंकि आज डेमो का लास्ट डे है तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए या फिर यूपी एसआई के लिए अगर आप बैच खरीदना चाहते हैं तो इसमें कूपन कोड अप्लाई करने का भी आज लास्ट डे है। ठीक है, क्योंकि डेमो तक ही कूपन कोड जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दीवानजी बैच खरीदते हैं तो उसके लिए आपको UP20 कूपन कोड को अप्लाई करना है। और ध्यान रखिएगा कि आज बेटा आपका कूपन कोड के लिए लास्ट डे है। लास्ट डे किसका है? कूपन कोड का है। ठीक है, और डेमो का भी लास्ट डे है आज। उसके बाद बच्चे ये आपका आगे हम बात करें तो इस बैच को खरीदने का पूरा प्रोसीजर है। उसके बाद आपका UPSI के लिए जो बैच है उस बैच की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो UPSI वाले बैच में आपका जो कूपन कोड है SI20 है। और ये इसका भी आज लास्ट डे है क्योंकि लास्ट डेमो है। डेमो क्लासेस तक ही आपका कूपन कोड रहता है, यानी उसके बाद ये बैच आपको आपकी ओरिजिनल कॉस्ट में मिलेंगे। जैसे ये 999 का मिलेगा और बच्चे आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है ये आपको 799 का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आपकी बुक्स के ऑफर पर, जिसमें आपकी कल यानी कि 10 तारीख को सेल होने वाली है। ये आपकी सारी बुक्स हैं। ठीक है, इस पर सेल आपकी आएगी, इनके प्राइस इन पर लिखे हुए हैं। आगे हम चलते हैं और हम किसकी बात कर रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता की। बच्चों ने कहा था कि मैम पिक्चर्स भी चाहिए। भाई आप अगर कोई डिमांड करें और हम उसको पूरी ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि हमें पिक्चर्स भी दिखाया करो। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ इस तरीके की बच्चे ये सभ्यता दिखती थी। इस तरीके के आपको पिक्चर्स में देखने पर ये मिलेगी। और आपको ये बता दूं कि इसमें ये जो घर बने हुए हैं ये सब ईंटों के घर बने हुए हैं। ठीक है, और बेटा मैंने कल ही आपको सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में काफी सारी चीजें कल बताई थी। और अगर मैं आगे चलती हूँ बच्चे तो आपको ये बता दूं, मैम लिखने का टाइम दे दिया करो थोड़ा सा, मैम साइड में होकर लिखा करो थोड़ा सा। अच्छा जी, आपके ये निर्देश भी माने जाएंगे, मैं साइड में होकर ही लिखूंगी। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई लाइन लिखी, अब वो यहाँ पर खत्म हो रही है ना, तो मुझे थोड़ा सा इधर आना पड़ता है, लेकिन मैं आपको लिखने का टाइम जरूर दूंगी। ठीक है, अब देखिएगा बच्चे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम आगे की तरफ बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले लिखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले खोजा गया स्थल मतलब बेटा साइट। तो आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था। तो आप मुझे आंसर देंगे कि मैम हड़प्पा। हड़प्पा इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल जिसकी खोज, जिसको डिस्कवर किया गया था वो था हड़प्पा। अब बच्चे अगर मैं हड़प्पा के बारे में आपको लिखवाऊं तो हड़प्पा की जो बात है, अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की खोज कब हुई थी, ठीक है, मतलब आपका इसको किसने डिस्कवर किया था, साथ साथ किसने की, एक ये क्वेश्चन आता है कि किसने की। फिर पूछा जाता है कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है, मतलब कौन सी रिवर। ठीक है,
और बच्चे आपका इसकी पूछी जाती है अवस्थिति, यानी कि सिचुएटेड कहाँ पर है वर्तमान में। अवस्थिति कह सकते हो, लोकेशन कह सकते हो कि भैया ये सिचुएटेड कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बच्चे आपके क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएं। तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी? तो बच्चा जी दयाराम साहनी। क्या नाम है इनका? दयाराम साहनी। डिस्कवर्ड बाय हड़प्पा इन 1921। ठीक है, दयाराम साहनी डिस्कवर्ड द हड़प्पा इन 1921। रिवर कौन सी है? बहुत सही बोला है बच्चों ने कि मैम रावी नदी है। ठीक है, और बच्चे आप कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आप लिखेंगे वर्तमान में। ठीक है, इन प्रेजेंट ये कहाँ पर है? तो इन प्रेजेंट बच्चे ये पाकिस्तान में है। इन प्रेजेंट ये कहाँ पर आपका सिचुएटेड है? पाकिस्तान में। तो आपका हड़प्पा कि किसने खोज की, किस नदी के किनारे था, खोज कब की गई थी, ये चीजें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हड़प्पा से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं जब हम हड़प्पा साइट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मैम सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा जो अगर हम बात करते हैं स्थल वो धोलावीरा है। नहीं बच्चे, वो राखी गढ़ी है। प्लीज आप चेक करें अच्छे से, वो राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा में है। ठीक है, और आप इसको लिखने के बाद जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताएं या बोले कि मैम लिख लिया है, ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। धोलावीरा नहीं है बच्चे, धोलावीरा की विशेषता भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप लिखें हड़प्पा की विशेषताएं। बहुत बढ़िया मैम, हमने लिख लिया है। क्या बात है भैया, बड़ा स्पीड में चल रहे हो तुम लोग। अब देखो यहाँ पर इसकी खोज की हमने बात की, लिखना कि जो हड़प्पा था वो 5 किलोमीटर की परिधि में फैला था। 5 किलोमीटर की परिधि में फैला था। ठीक है, फैला था। ये आप ध्यान रखेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? हड़प्पा की ही बात कर रहे हैं। तो स्प्रेड ओवर 5 किलोमीटर रेडियस। 5 किलोमीटर रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। यहां पर आपके जो घर बने हुए थे ग्रिड पद्धति से बना नगर था। ग्रिड पद्धति से बना नगर था। ठीक है, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपके जो घर बने हुए थे वो ग्रिड मेथड से बने हुए थे। और हड़प्पा जो आपका सिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो नगर था ये पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम पर बना हुआ था। अभी मैं बताऊंगी कि ग्रिड सिस्टम किसको कहा जाता है। तो ग्रिड पद्धति से बना हुआ घर था, क्या नगर था। द सिटी वॉज built using the grid method. Built using the grid method. अब इसमें किस तरीके के घर बने हुए होते हैं? तो बच्चा मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो घर बने हुए होते हैं वो देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे होता था। ठीक है, ऐसे होता था और ऐसे बने हुए होते थे, ऐसे ऐसे बने हुए होते थे, बहुत पास पास ऐसे। ठीक है, अभी रुक जाना। ऐसे ऐसे बने हुए होते थे, इसको कहते थे ग्रिड मेथड। ग्रिड पद्धति से कुछ इस तरीके के घर आपको देखने के लिए मिलते थे। ठीक है बेटा, बताऊंगी मैं दरवाजे कैसे थे क्या थे, वो सब भी हम लिखवाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो आपको यहाँ पे और क्या लिखे, और क्या मिला? आप कहोगे कि हड़प्पा से हमें मिलते हैं शव दफनाने के साक्ष्य। शव दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, शव दफनाने के साक्ष्य। तो आपको क्या मिल रहा है? जो डेड बॉडीज हैं उनको यहां पर दफनाया जाता था, उस चीज के एविडेंस बच्चे आपको यहां पर मिलता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि क्या लिखेंगे? एविडेंस ऑफ ब्यूरियल फाइंड। एविडेंस ऑफ
ये आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी की डेथ हो जाती है और उसको यहाँ पर दफनाया जाता है तो वो साक्ष्य कहाँ से मिले, वो एविडेंस कहाँ से मिले, हड़प्पा से। आप मुझे ये बताएं प्यारे बच्चे कि यहाँ पे जो आपके कब्रिस्तान थे उसको क्या कहा जाता था। यहाँ पर जो कब्रिस्तान में क्या होता है, डेड बॉडीज होती हैं, तो इन कब्रिस्तान को क्या कहा जाता था, R37। क्या कहते थे बच्चे, तो आप कहोगे R37 मैम कहा जाता था। क्लियर, आगे बच्चे, आगे यहां से और क्या क्या मिला, बहुत धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रही हूं, आराम से शांति से, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, उसके अलावा बेटा यहां से क्या मिला है, कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, कपास की खेती के साक्ष्य। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन, एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन, ये आपको मिलते हैं। कॉटन किस तरीके की होती थी, देखो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखो इस तरीके से होता है, ये आपका जो कलर, एक मिनट रुकिएगा, कलर थोड़ा चूज करें। ठीक है, ब्राउन कलर तो है नहीं मेरे पास, तो इस तरीके का एक पेड़ आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपने देखा होगा कभी, और इसके अंदर इस तरीके के फूल होते हैं ऐसे। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके के फूल होते हैं, इस तरीके की शेप में होते हैं, और इसके अंदर बेटा कॉटन भरी हुई होती है, इसके अंदर आपको रुई भरी हुई दिखती है इस तरीके से। अगर आपने कभी कपास की खेती के खेत देखे होंगे, ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्या देखने के लिए मिलता है, कपास। ठीक है बच्चे, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो कपास की खेती के साक्ष्य भी आपको यहां से देखने के लिए मिलते हैं, इस तरीके की यहां पर आपके ये देखे जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने देखे होंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गांव के हैं। ठीक है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि मैम हमने ये सब देखा है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि मैम यहाँ पर कपास की खेती के साक्ष्य, अगर आपको ये डंडी नहीं दिख रही है तो मैं इसको दूसरे कलर से बना देती हूँ। ठीक है, ऐसे होते हैं ये, ऐसे, और इनके अंदर कॉटन भरी हुई होती है कपास में। ठीक है, उसी से कॉटन आपकी निकलती है। आगे सुनिएगा, यहाँ से और क्या मिलता है बेटा, यहाँ पर सुरक्षा दुर्ग मिले हुए हैं। सुरक्षा दुर्ग किसको कहते हैं, तो बेटा सिक्योरिटी फोर्ट बनाए जाते थे, सिक्योरिटी फोर्ट आप इनको कह सकते हो। कैसे सिक्योरिटी फोर्ट, तो पहले के समय पर क्या होता था कि जो घर होते थे ना, उनके आसपास बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। ठीक है, बहुत ऊंची ऊंची। तो आपका जैसे मान लीजिए कि ये घर हम बना लेते हैं, 2-3 घर हैं, इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके घर हैं और ये 2-3 ऐसे, और इसके आसपास बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बच्चे यहाँ पर बनाई जाती थी। क्यों, ताकि इन नगरों की सुरक्षा की जा सके, ताकि बाहर से अगर कोई अटैक करे, ठीक है, तो उस अटैक को यहाँ पर बाउंड्री के अंदर एंट्री ना मिले, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि मैम सुरक्षा की दीवारें, मतलब इस नगर में सुरक्षा की दीवारें बनी हुई थी, जिसमें दुश्मन को अटैक करना थोड़ा मुश्किल था। सोचो उस टाइम पर लोगों ने इतने अच्छे से चीजों को किया हुआ था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सुरक्षा दुर्ग के बाद, तो आप यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे कि यहाँ पे क्या होता था कि जो मोहरें थी, मोहरें, ठीक है, मोहरें जिनको आप सील कहते हैं, मोहरें बनाने के लिए सेल खड़ी का यूज किया गया था। मोहरें बनाने के लिए किसका यूज हुआ था, सेल खड़ी। सेल खड़ी क्या होता था, सेल खड़ी का प्रयोग, मोहरे मतलब सील, क्योंकि यहां पर बच्चे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो जब कोई माल, आप अपना कोई भी व्यापार जब करते थे दूसरे देशों के साथ में, तो आप जब यहां से क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, कहीं दूसरी जगह पे अपने माल को भेजते थे। ठीक है बेटा, कब्रिस्तान को कहा जाता था R37 सिंधु सभ्यता के अंदर। ठीक है, तो आप मोहरे मतलब सील, तो उसमें क्या होता था कि जो आपका सामान होता था, उस सामान के ऊपर स्टैंप, जिसे आज आप कहते हो स्टैंप, सील कहते हैं,
तो उस सामान के ऊपर सबसे पहले एक सामान होता था, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया जाता था, उसकी पैकिंग की जाती थी और उस पर वो स्टैंप लगाया जाता था। अगर स्टैंप टूट गया तो इसका मतलब सामान के साथ क्या की गई है, छेड़खानी की गई है, मतलब किसी ने सामान को छेड़ा है, ये पता लग जाता था। और ये सेल खड़ी क्या होता था, तो बेटा ये एक सॉफ्ट स्टोन हुआ करता था। सॉफ्ट स्टोन आप इसको कह सकते हो कि मैम सेल खड़ी एक प्रकार का सॉफ्ट स्टोन था, यानी कि एक प्रकार का मुलायम पत्थर था। सॉफ्ट स्टोन आप इसको कह सकते हो कि मैम एक प्रकार का मुलायम पत्थर, यहाँ पे आप कहेंगे। इसे स्ट्रिएटाइट भी कहा जाता है, स्ट्रिएटाइट भी इसी को कहा जाता है। तो आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हो कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या क्या होता था। तो मैम इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो है क्या कहते हैं, आयात और निर्यात होता था। तो मैं ये सब भी आपको लिखवाऊंगी, आप पहले इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये हड़प्पा में हमें मिले हैं, ये हड़प्पा नगर जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी। और क्या मिला है हमें यहाँ से, और क्या मिला है हमें यहाँ से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बेटा अन्नागार यहाँ नहीं मिला है, अन्नागार मोहनजोदाड़ो में मिला है, स्नानागार मोहनजोदाड़ो में मिला है, सब बताऊंगी मैं। ठीक है, अब आगे हो गया। अब देखिए बच्चे, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखनी है। हड़प्पा से ही हमें क्या मिली है, पुरुष की, ठीक है, पुरुष की, पुरुष मतलब मेन, पुरुष की नृत्य यानी कि डांस करती हुई, डांस करते हुए पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, स्टैचू ऑफ स्टोन, स्टैचू ऑफ स्टोन, ये हमें कहां से मिला है, हड़प्पा से। और ये किस आकार में, तो जो नटराज होते हैं ना, नटराज, उनके शेप में। ये पत्थर की मूर्ति कैसी है, तो ये दिखने में बिल्कुल बेटा नटराज की मूर्ति है, नटराज। और ये पत्थर से बनी हुई, ध्यान रखिएगा, मैंने यहां क्या लिखा है, पत्थर की मूर्ति मिली है, पत्थर से बनी हुई है, मैंने ब्रोंज नहीं लिखा है। ठीक है बच्चे, आगे चल सकते हैं। आगे अगर मैं बात करती हूं हड़प्पा के बाद, तो हड़प्पा नगर की विशेषताओं के बाद आप फिर से लिखना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी कुछ और बातें हम लिखेंगे। हड़प्पा नगर के बारे में मैंने आपको सब कुछ एक साथ बता दिया। अब सिंधु घाटी सभ्यता में अगर मैं आपसे बोलूं तो समाज कैसा था, पूजा किस किस की होती थी, मतलब वर्शिप, ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, किस किस की पूजा होती थी, क्या यहां पर मंदिर के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ टेम्पल मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ टेम्पल, एविडेंस ऑफ टेम्पल, क्या ये हमें मिला है। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यहां पे आपका पवित्र पशु, सेक्रेड एनिमल कौन सा था, पवित्र पशु, सेक्रेड एनिमल, ये कौन सा था। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन सारा लिख देती हूं ताकि आपको पता रहे कि हमें किस किस चीज का आंसर देना है। यहां पे जो व्यवसाय होता था, व्यवसाय, ठीक है, यहां पे जो आपका व्यवसाय था, यानी आप कह सकते हो कि बिजनेस, उसमें क्या क्या होता था, तो होता भी था या नहीं। यहां पे बंदरगाह की बात करेंगे हम, पोर्ट कौन सा था। ठीक है, पहले इतना लिख लेते हैं। अब देखिए यहां पर, अगर बच्चे मैं आपसे बात करती हूं तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज मैंने कल ही बताया था मात्र सत्तात्मक था, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। और बेटा जी इसके लिए मैंने एक फीमेल की पिक्चर लगाई हुई है। तो कैसा समाज था, आप कहेंगे मात्र सत्तात्मक समाज था, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी मैम।
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है कि यहाँ किस किस की पूजा की जाती थी। तो बेटा जी देखिए, पूजा के लिए भी मैंने आपके पिक्चर्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर आपके वृक्ष की पूजा होती थी, यानी ट्री की पूजा होती थी। ठीक है। पक्षी की पूजा होती थी, पशु की पूजा होती थी, ये सब पूजा होती थी। ठीक है। ये किसकी मूर्ति है? ये पशुपति की मूर्ति है, पशुपति की मूर्ति। और किस किस की पूजा होती थी वहीं पे लिखेंगे, ये तो सिर्फ पिक्चर्स दिखाने के लिए हैं आपको। ठीक है। अगर मैं बात करती हूं कि आपकी पूजा, तो लिखिएगा आपके पेड़ की पूजा, ठीक है, पशु की पूजा यानी एनिमल, सांप की पूजा, सांप कह लीजिए या सर्प कह लीजिए, जिसे इंग्लिश में स्नेक कहते हैं, इसकी पूजा। उसके अलावा बेटा मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी कैसे कह सकते हैं कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी? क्योंकि महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या मिली है? महिलाओं की मूर्ति मिली है। ठीक है। उसके अलावा बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इसी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो आपकी धरती थी, धरती यानी अर्थ, धरती की पूजा उर्वरता की देवी मानकर, उर्वरता की देवी यानी गॉडेस ऑफ फर्टिलाइजर, गॉडेस ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरता की देवी मानकर की जाती थी। ठीक है। मतलब धरती को ये लोग पूजते थे उस टाइम, क्योंकि धरती क्या देती है? अनाज देती है। पशु क्या देते हैं? दूध देते हैं, खाने के लिए बहुत सारे चीजें देते हैं। पेड़ पौधे हमें सुरक्षित रखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ये सब माना गया था। तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर किस किस की पूजा होती थी? तो पशुओं की पूजा, पक्षियों की पूजा, धरती की पूजा। ठीक है। और उसके अलावा और क्या हो सकता है? उसके अलावा मैम जल, वाटर को भी पूजा जाता था, वाटर, जल भी पूजा जाता था। उसके अलावा और क्या हो सकता है बताइए? आपका पेड़ हो गया, पशु हो गया, सांप हो गया, मातृ देवी हो गया, ठीक है, धरती हो गई, और आपका जल हो गया। और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है, स्वास्तिक की पूजा होती थी। स्वास्तिक समझते हो? जो इस तरीके का चिन्ह होता है, इस तरीके का आपका स्वास्तिक होता है, तो इसकी भी पूजा यहां पर की जाती थी। सोचिए आज भी आप स्वास्तिक की पूजा करते हैं, आज भी आप क्या करते हैं? स्वास्तिक की पूजा। फिर मैंने अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि क्या हमें मिला है, ठीक है, इसको अभी लिख लेंगे बाद में, कोई बात नहीं, हमारा रिदम नहीं टूटना चाहिए। क्या यहां पर मंदिर के साक्ष्य मिले हैं? आप लिखेंगे कि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, ये आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले मैम। हमें पूजा पाठ के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन कोई भी मंदिर नहीं मिला। एविडेंस ऑफ द टेम्पल वॉज नॉट फाउंड, एविडेंस ऑफ द टेम्पल, ऑफ द टेम्पल वॉज नॉट फाउंड, वॉज नॉट फाउंड। यहां पर व्यापार कैसा होता था? यानी बिजनेस। तो बिजनेस होता था बेटा, लिखिएगा आयात यानी कि इंपोर्ट, और बेटा जी एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों ही काम होते थे। ठीक है। अगर मैं आगे बात करती हूं बच्चे, तो और क्या लिख सकते हैं हम? और यहां पर हम लिख सकते हैं कि हमने यहां मंदिर लिख लिया, व्यापार, एक मिनट, उसके बाद में यहां पे व्यापार के बाद लिखेगा पवित्र पशु, सेक्रेड एनिमल,
पवित्र पशु यहाँ का सेक्रेड एनिमल कौन सा था? तो कुबड़ वाला बैल। ये कैसा दिखता था मैम? कुबड़ वाला बैल यहाँ का पवित्र पशु था। ठीक है, जैसे आज हम गाय को पवित्र पशु मानते हैं, गाय को हम माता बोलते हैं, तो कुबड़ वाला बैल यानी कि हम्ड बुल। बच्चे आगे आगे आंसर कर रहे हैं और बड़ी खुशी होती है जब इस तरीके से क्लास चलती है। अब देखिए कुबड़ वाला बैल आपको दिखा देती हूं किस तरीके का दिखता था, इस तरीके का। ये है आपका कुबड़ वाला बैल। कुछ ऐसा आपका डायग्राम दिखाई दिया, चित्र दिखाई दिया है। हम्ड बुल इसको बोलते हैं। ठीक है, बच्चा कह रहा है मैम ये तो डरावना है। अरे निकल के नहीं आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, मारेगा नहीं तुम्हें। हाँ जी, तो बैल तो है ही मैम, ये तो ऑक्स की तरह दिख रहा है, ऑक्स ही तो था, इसको कुबड़ वाला बैल कहते थे। ठीक है, आपका सारे पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे, आप आराम से अपनी पीडीएफ में देख सकते हो। उसके बाद बच्चे हमने यहाँ पे व्यापार देखा, पवित्र पशु देखा। अब हम बात करते हैं, पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं बंदरगाह की बात करूंगी, फिर मैं बंदरगाह की बात करूंगी। जल्दी से आप नोट कीजिए इतना। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक छोटा पॉइंट लिख लेते हैं इसी स्लाइड पर कि ये लोग मीठे में क्या, मीठे के लिए क्या लेते थे? स्वीट। कौन सी स्वीट खाते थे? तो मीठे के लिए बेटा ये शहद का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग, यूज ऑफ हनी, यूज ऑफ हनी फॉर स्वीटनेस, फॉर स्वीटनेस। मीठे के लिए प्यारे बच्चे ये आपका शहद का प्रयोग करते थे। उस टाइम पर रसगुल्ले नहीं होते थे, रसमलाई नहीं होती थी, लोग मीठे में हनी खाते थे। ठीक है, शहद खाते थे जो काफी प्योर होता था, जिसकी तलाश हमें रहती है, लेकिन आज के टाइम पे बहुत रेयरली प्योर हनी मिल पाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि यहां से हमें जो बातें पता चली हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा कह रहा है मैम हनी इज मनी, क्या बात है। रसगुल्ले रसमलाई क्यों नहीं मिलते थे? क्योंकि उस टाइम पे लोगों को बनाने नहीं आते थे। ठीक है, तो आप ये किसकी बातें चल रही हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की बातें चल रही हैं कि उसमें कॉमन क्या क्या चीजें थी, लोग क्या क्या करते थे। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो जब यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था तो इसका मतलब यहाँ पर पोर्ट भी होंगे। इसका मतलब यह है मैम कि यहां पर बंदरगाह भी जरूर होंगे, बंदरगाह या पोर्ट प्यारे बच्चे आप कह सकते हो। तो आपका सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह यहां पे आपको बताना है कौन सा था। लार्जेस्ट पोर्ट बच्चे साइड में अभी हो रही हो, थोड़ा सा मुझे लिखने देना। लार्जेस्ट पोर्ट ये था आपका लोथल, और लोथल कहां पर पड़ता है बच्चे? गुजरात में। लोथल के बारे में आपको बताऊंगी मैं सारी बातें। सारे बच्चों ने लिखा है मैम लोथल गुजरात के अंदर, लोथल गुजरात के अंदर। और बेटा दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था आपका सुरकोतदा, सुरकोतदा। ठीक है, एक सुत कांगे डोर है वो अलग है, सुरकोतदा एक आपका ये था। और ये कहां पर है? तो आप कहोगे ये भी गुजरात में, ये भी कहां पर है? गुजरात में। सुरकोतदा और आपका लोथल दोनों ही यहां पर बंदरगाह थे। और बंदरगाह पे क्या होता है मैम? पोर्ट क्या होते हैं? तो बेटा जी जहां पर सामान आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, जहां पर आपकी नाव चलती थी उस टाइम पे, नाव के थ्रू व्यापार होता था। जैसे मान लीजिए ये नाव आई, ठीक है, इसमें बहुत सारा सामान है। अब ये सामान क्या करेंगी? ये पोर्ट पर इसको उतार देंगी। तो पोर्ट सामान उतारा जाता था और वहीं से सामान जब आपका इंपोर्ट किया जाता था तो उतारा जाता था, और एक्सपोर्ट किया जाता था तो माल चढ़ाकर वहां से नाव को भेजा जाता था। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेटा दोनों होते थे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर बंदरगाह थे। ठीक है बेटा, क्लास को शांति से आप पढ़ोगे तो ही आपको पता चलेगा कि कंटेंट कैसा है। अभी मैंने कोई सिंधु घाटी सभ्यता खत्म तो नहीं कर दी, ऐसा तो नहीं किया बच्चे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर पोर्ट थे।
अब बात आती है कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर हम बात करते हैं तो ये 2 टीलों में विभाजित थी। ठीक है, इसको क्या किया गया था, 2 टीलों में विभाजित, 2 टीलों में विभाजित, विभाजित मतलब डिवीजन किया गया था, डिवीजन इन 2 साइड्स। और वो कौन कौन सी होती थी, एक होता था बच्चे ईस्ट यानी कि पूर्व, और एक होता था बेटा वेस्ट यानी कि पश्चिम। जितने भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर थे, जितनी भी सिटीज थी, जैसे मोहनजोदाड़ो, जैसे हड़प्पा, जैसे लोथल, जैसे राखीगढ़ी, तो ये सब 2 टीलों में विभाजित थी, यानी डिवीजन इन 2 साइड्स। 2 टीलों में विभाजित थी। कौन कौन से हुआ करते थे, पूरब और पश्चिम। अगर हम पूरब की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे कौन रहता था, यहाँ पर सामान्य लोग, ठीक है, सामान्य लोग रहा करते थे, जैसे हम लोग हैं। और बेटा जी वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राजा या सरदार रहा करते थे। राजा कहिए या सरदार कहिए, एक ही बात है। तो ये आपके 2 भागों में विभाजित थी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जिसका नाम है धोलावीरा, धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित था, 3 टीलों में विभाजित। और धोलावीरा कहां पर पड़ता है मैम, तो बेटा जी धोलावीरा आपका पड़ता है गुजरात में। इसे 3 साइट्स में डिवाइड किया गया था। और वो 3 साइट्स कौन कौन सी थी, तो एक आपकी ईस्ट थी यानी कि पूरब, एक आपकी वेस्ट थी यानी कि पश्चिम, और एक आपकी मिडल थी यानी कि मध्य, मिडल यानी कि मध्य। ये 3 भागों में विभाजित होने वाला एकमात्र नगर था। और बेटा धोलावीरा कैसा दिखता था, आ जाइए, ये है आपका धोलावीरा, कुछ इस तरीके का आपका दिखता था धोलावीरा। एकमात्र ऐसा नगर है ये, ओनली 1 सिटी जो कि आपकी धोलावीरा है, और ये आपकी कहाँ पड़ती है, गुजरात में। और बच्चे ये आपकी 3 भागों में डिवाइड की गई थी, 3 भागों में बांटी गई थी। और आपको और फैक्ट बता दूं इसके बारे में, धोलावीरा के बारे में, ठीक है, और भी फैक्ट मैं बता दूं कि एक तो ये एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित है, उसके बाद एकमात्र नगर है, ओनली 1 सिटी, एकमात्र नगर, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओनली 1 सिटी, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत सूची, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, आपका यूनेस्को में शामिल होने वाला एकमात्र स्थल है। और बच्चे ने बहुत अच्छे से मुझे आंसर दिया है कि मैम ये जो हमारी साइट शामिल हुई है, और ये शामिल कब हुई है, 2021 में। कौन सी साइट थी, तो बेटा 40वां स्थल था, 40वां स्थल यानी 14th नंबर की साइट थी, 40 नंबर की यहां पर बेटा ये साइट थी, 40वां स्थल यूनेस्को का, और सिंधु घाटी का एकमात्र। ये क्वेश्चन आपका कभी भी आपसे पूछा जा सकता है।
2021 में शामिल होने वाली सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र स्थल की अगर आप बात करेंगे तो वो कौन था? तो आप कहेंगे बेटा मैं पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी दे दूं, उसके बाद फिर मैं आपको लिखवाऊंगी आपके जैसे मोहनजोदाड़ो की स्पेशलिटी, लोथल की स्पेशलिटी, कालीबंगा की स्पेशलिटी, ये सब फिर एक साथ लिखवा दूंगी, है ना। अब यहां पे आपने कहा मैम आप खिचड़ी कर रही हो, इसमें क्या खिचड़ी कर दिया बेटा? क्या समझ में नहीं आया बताइए? क्या मैंने ऐसा बता दिया जो मुझे नहीं बताना चाहिए था? मैं आपको यही तो बता रही हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। भाई समाज कैसा था, व्यापार कैसा होता था, बंदरगाह थे या नहीं थे, ठीक है। उसके अलावा आपके यहाँ पर सील जो होती थी, ठीक है, वो किसकी बनी हुई होती थी, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल बताओ, चलो मुख्य फसल बताइए। मेन क्रॉप्स कौन सी थी? मुख्य फसल, मेन क्रॉप्स आप बता दीजिए कि यहां के लोग किसकी खेती करते थे, यहां के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, मतलब क्लॉथ्स कैसे हुआ करते थे उनके, क्या उनके डिजाइनर कपड़े हुआ करते थे या सिल्क की साड़ी पहनते थे, सिल्क के सूट पहनते थे? अरे भैया जब आप किसी भी जगह के बारे में जानते हो तो ये तो जानोगे ना कि वो जगह कैसी है, कहाँ पर है, वहाँ किस चीज़ की खेती होती है, वहाँ पानी की क्या स्थिति है, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। वहाँ के लोगों की फेवरेट डिश क्या है, वहाँ के लोग जो हैं वो मीठे में क्या खाते हैं। जैसे बंगाल का रसगुल्ला फेमस है, भैया तुम्हें कैसे पता बंगाल का फेमस है? क्योंकि तुमने पढ़ा। तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में क्या चीजें थी? अब देखो तुम ही आंसर कर रहे हो कि मैम यहाँ की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ, जौ को क्या कहा गया बेटा? यव कहा गया। जौ को क्या कहा जाता? यव कहा गया वैदिक काल में, ठीक है। और कपड़े कैसे पहनते थे मैम? तो एक तो मैम ये सूती कपड़े पहनते थे, यानी कि कॉटन के कपड़े होते थे इनके, और एक मैम ये ऊनी कपड़े पहनते थे, ठीक है, यानी कि वुलन पहनते थे। कैसे पता चला? क्योंकि इनके एविडेंस मिले हैं, क्योंकि सूती और ऊनी कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, ठीक है। ये देखिए मैं पढ़ा रही हूं और बच्चा एक लिख रहा है कि लक्ष्मी लास्ट टाइम मैं कह रहा हूं आई लव यू। ये देखिए मैं यहाँ पे तुम्हें इंस्पेक्टर बनाने की तैयारी कर रही हूं और तुम जो है आशिक बन रहे हो, ठीक है। मत बनो, क्योंकि फिर वो लक्ष्मी जी भी भाग जाएंगी, ठीक है बेटा। नौकरी नहीं है तो छोकरी भी नहीं है, और ये बात बहुत पहले बता दी गई थी कि नौकरी मिलेगी तो ही छोकरी मिलेगी, ठीक है। अक्षय कुमार ने एक गाना भी गाया है, जब नौकरी मिलेगी, ठीक है, मैं गा के बताती हूँ। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, तो आगे की कहानी कब शुरू होगी? जब नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो ये सब मत करा करो क्लास में, पढ़ने के टाइम पे पढ़ लिया करो, शरारतें करते रहते हो और फिर कहते हो समझ में नहीं आ रहा। समझ में कहाँ से आएगा? दिमाग तो तुम्हारा लक्ष्मी में लगा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा जी आप इन चीजों को लिख लें और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी से मुझे लिखकर बताएं कि मैम हमारा हो गया है, ठीक है। जल्दी से आप मुझे लिखकर बताएं कि हमारा हो गया है। फिर बच्चे मैं आगे की तरफ चलूंगी और आपको मैं कुछ और चीजें भी यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है, और कुछ और चीजें भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन सी जगह है? ये बेटा मोहनजोदाड़ो है। जब मैं मोहनजोदाड़ो पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में आपका ये राखीगढ़ी हरियाणा, तो इसके बारे में क्या लिखवाया था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, लार्जेस्ट साइट, सबसे बड़ा स्थल, लेकिन कहां पर? भारत में। लिखवा चुकी हूं, ठीक है। उसके बाद में ये सब चीजें मैंने आपको दिखाई। आपको ये क्या दिख रहा है? यहां पे ये मैम हमें एक मंदिर दिख रहा है, तो आप लिखेंगे मंदिर नहीं मिले, मंदिर हमें नहीं मिले, ठीक है। और बेटा जी आप मुझे बताइए क्या यहां के लोग
क्या यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे? लोहा मतलब बेटा आयरन। क्या यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे? यस और नो, बस इतना आंसर करना, ठीक है। क्या यहाँ के लोग तलवार का प्रयोग करते थे? तलवार का प्रयोग करते थे? यस और नो। कॉमन सेंस के क्वेश्चन है कि मैम बोथ नो। क्यों कह सकते हैं हम बोथ आर नो? क्यों? इसीलिए कह सकते हैं कि आयरन का यूज नहीं हुआ था, और जब आयरन का यूज नहीं हुआ था तो तलवार का यूज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बेटा आपकी जो तलवार बनती है वो आयरन से ही बनती है। एक मिनट, पिक्चर ऊपर चली गई है, उसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो तलवार किस तरीके की होती है? देखो यहाँ पे ऐसे पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है और फिर उसके ऊपर ऐसे बनी हुई होती है तलवार, काफी लंबी सी होती है। क्लियर है यहां तक बातें? समझ में आया? ठीक है, अभी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही विशेषता चल रही है। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। मैम हमें पीडीएफ से नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, मैं लिखकर बताऊंगी। तुम पीडीएफ से कुछ मत पढ़ो, मैं तुम्हें कह ही नहीं रही कि तुम पीडीएफ से पढ़ो, तुम्हें हाथ से लिखकर बताऊंगी। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार यानी कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। भाई मुझे ये सब कैसे याद हुआ? रिवाइज करने से, क्वेश्चन देखने से, प्रैक्टिस करने से। जितना दिमाग तुम्हारे पास है उतना ही मेरे पास है, एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, अगर हम बात करते हैं तो बहुत आसान है कि इसके नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ में बेटा जी मांडा है। मांडा एक स्थान है जो जम्मू कश्मीर में है, और ये किस नदी के किनारे है? ऊपर लिखा हुआ है चिनाब नदी। ठीक है, उसके बाद में ईस्ट में क्या है? ईस्ट में बेटा आलमगीरपुर है। ये क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। आलमगीरपुर कहां पर पड़ता है? तो मैम ये मेरठ यूपी के अंदर है, मेरठ यूपी में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे है? तो मैम हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, लिखने वाला तरीका देख लीजिए। और यहाँ पे फिर यहाँ पे साउथ में क्या पड़ता है? साउथ में मैम दैमाबाद है, और दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और ये किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी है बच्चे, प्रवरा नदी। ठीक है, और एक है आपका यहां पर सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर जो आपका वेस्ट में पड़ता था। और सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आप कहेंगे दाश्क नदी। और ये वर्तमान में कहां पर है? तो बेटा ये वर्तमान में पड़ता है बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। अब ये क्या है मैम? तो बेटा जी ये बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता आपके उत्तर से दक्षिण में कहां तक थी, और आपके ईस्ट टू वेस्ट कहां तक इसका विस्तार था। यानी कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, जैसे आज आप भारत के बारे में पढ़ते हैं कि भारत का आपका भी कैसे कह सकते हैं, नॉर्थन पॉइंट क्या है, साउथर्न पॉइंट क्या है, ईस्टर्न पॉइंट क्या है, वेस्टर्न पॉइंट क्या है, तो आपने ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का नॉर्थन पॉइंट क्या है, वेस्टर्न पॉइंट क्या है, ईस्टर्न पॉइंट क्या है, ये सब। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया गया है? भौगोलिक विस्तार। फटाफट से लिखिए और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मुझे ये भी बता देना कि क्या बात समझ में आ गई है, क्या आपको बात समझ में आ गई है? अब सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं, जब सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं जो मेन स्थल हैं, मेन साइट्स हैं। और इन साइट्स के बारे में अभी केवल आपको इतना जानना है कि हड़प्पा की खोज कब हुई, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, चनहुदड़ो की खोज किसने की, धोलावीरा की खोज किसने की। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, ये हम केवल इससे पढ़ सकते हैं। मैम दोबारा से समझा दो बेटा जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत का नॉर्थन पॉइंट क्या है,
मतलब भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो आप क्या आंसर करोगे, बताना जरा। बेटा जी एक बच्चा इतना कंफ्यूज हो रहा है, इतना कंफ्यूज हो रहा है कि हम बता नहीं सकते। वो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई और आपने कल 1924 लिखवा दिया। बेटा एक बार जाकर दोबारा देखो। मैम हम आंसर करेंगे कि इंदिरा कॉल है। क्यों करा तुमने आंसर? क्योंकि तुम्हें पता है कि नॉर्थन पॉइंट इंदिरा कॉल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नॉर्थन पॉइंट क्या था? तो आप कहोगे मांडा। मांडा एक जगह थी, एक साइट थी जो जम्मू कश्मीर में मिली है। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, आप सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज। और कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि मैंने लिखवाया स्वास्तिक चिन्ह की पूजा की जाती थी। अभी मैंने ये लिखवाया ही नहीं है कि वो कहां मिला। ठीक है। और दूसरी चीज, आप लोग कह रहे हैं सबसे बड़ा स्थल आपने मोहनजोदाड़ो बताया था। आज कौन सा मैंने नहीं बताया? आज भी मोहनजोदाड़ो ही बता रही हूं। भारत में सबसे बड़ा राखी गढ़ी है, ये बता रही हूं। ये तो मैंने कल भी बताया था। बेटा प्लीज रिवीजन करें। ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार था। अब आ जाइए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें मैं आपको हड़प्पा पढ़ा चुकी हूं। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 दयाराम साहनी और बेटा जी रावी नदी के तट पर है। दयाराम साहनी जी ने की थी और ये कहां पर है? रावी नदी के तट पर है मैम। ठीक है। कहां पर है? रावी नदी के तट पर। फिर मोहनजोदाड़ो, इसकी खोज कब की गई? 1922 में। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। पाकिस्तान में है और बेटा सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे है। ये आपकी जो हड़प्पा सभ्यता, जैसे मैं आपसे आज पूछने लग जाऊं कि ये बताओ बेटा उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं, या मैं तुमसे पूछने लग जाऊं कि ये बताओ महाराष्ट्र में कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं? क्या महाराष्ट्र में एक ही जिला है? नहीं। आप कहोगे मैम काफी सारे हैं। यूपी में एक ही जिला है? नहीं मैम, काफी सारे हैं। तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता किसकी तरह मानो? एक राज्य की तरह। और उस राज्य के बहुत सारे जिलों से मिलकर क्या बनता है? यूपी किससे मिलकर बना है भैया? जिलों से मिलकर बना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको तुम कह रहे हो, ये सब उसके जिले मान सकते हो तुम, कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह चनहूदड़ो हुआ करती थी। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। धोलावीरा हुआ करता था, लोथल हुआ करता था, ठीक है, सुतकांगेडोर हुआ करता था, सुरकोतदा हुआ करता था, ठीक। उसके अलावा मैम कालीबंगा था, राखी गढ़ी था। तो ये सब स्थल हैं इसके। कि कल मैंने आपको बताया कि ट्रायंगुलर शेप में थी, शेप कल बता चुकी हूं। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, तो आपकी मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? किस नदी के किनारे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी। एंड में आपको पता है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद में बेटा चनहूदड़ो, ये भी एक यहाँ का स्थल था। इसकी खोज 1934 मजूमदार जी, ठीक है। और ये आपका पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर है। उसके बाद धोलावीरा खोज 1967 से 68 में आर.एस. बिष्ट और जे.पी. जोशी ने की थी। धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में है। नदी कौन सी है? लूनी। नदी कौन सी है? लूनी। और आपका फिर है लोथल, इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव ने। और किस नदी के किनारे है? तो नदी लिख लीजिएगा, भोगवा, भोगवा नदी। सिंपल आपको याद करना है किसने खोज की, कहां पर स्थित है। ठीक है। अब देखो, मैं अगर आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछूंगी तो अब आप मुझे बताएंगे। चलिए, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है हड़प्पा, इसकी आपको बतानी है खोज, ठीक है, और किसने की, किसने और नदी। फिर मैं आपसे पूछूं लोथल, इसकी खोज
किसने और नदी। फिर मैं आपसे पूछूं चनहूदड़ो, कुछ पूछूंगी ताकि आपको पता चले कि भैया हमने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा। खोज, किसने और बच्चे नदी। बस इतना मुझे बता दो, इतना काफी है। एक और लिख लो मोहनजोदाड़ो, एक और लिख लो मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब देखो, अब आंसर कौन कर रहा है? मैम हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भैया? क्योंकि आपको चीजें समझ में आ गई। हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे कि मैम हड़प्पा की खोज 1921, दयाराम साहनी, और नदी आपने अभी बताई हमें रावी। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। फिर आ जाते हैं लोथल, खोज 1934, किसने की थी? रंगनाथ राव। नदी कौन सी है? भोगवा। कहां पर स्थित है? गुजरात। क्या पीछे बेटा मैंने यही नहीं पढ़ाया? क्या आपने ये सब नहीं पढ़ा? क्या मैंने आपको इसमें, सॉरी 1954 करना, मैंने गलती से 34 लिख दिया है, 1954, आई एम सॉरी, इसको ठीक करना। ठीक है, तो 1954 में की गई थी, घोघवा नदी के किनारे गुजरात में। फिर मैंने आपसे पूछा है चनहूदड़ो, खोज कब हुई थी? 1934 में। ठीक है, नदी कौन सी है? सिंधु। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। बताना खोज किसने की थी? बताना खोज किसने की थी? चनहूदड़ो की खोज किसने की थी? तो मैम आपने अभी बताया है मजूमदार ने। किसने की थी? मजूमदार ने। फिर आता है मोहनजोदाड़ो, खोज 1922 में, किसने की थी? आर.डी. बनर्जी या राखल दास बनर्जी। ठीक है, किस नदी के किनारे है? सिंधु। कहां पर है? पाकिस्तान में। देख लो जरा पीछे यही सब लिखा है या नहीं? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा जी आपके कुछ और साइट्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगी कल की क्लास में क्योंकि टाइम हो चुका है। अब होमवर्क में एक क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है और मैं देखती हूं कितने बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन लिख लीजिएगा। होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा, पत्थर की नटराज की मूर्ति कहां से मिली? यह आज की क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता पूरा होते ही पूरे क्वेश्चन आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेटा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन आपकी पहुंच के बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और केवल कमेंट पर ध्यान देंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आज हम क्लास को यही विराम देते हैं, आपकी अगली क्लास शुरू होगी। तो आज के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।